हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एसएसटी पेपर 2 के एक टॉपिक की। यह हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके 15 टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं। ये 16वां टॉपिक है हिस्ट्री का। ज्योग्राफी के भी लगभग 11 या 12 टॉपिक अपलोड किए गए हैं। पॉलिटी के भी 6-7 टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 7वीं शताब्दी की चर्चा है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो चर्चा की जाएगी वह 7वीं शताब्दी के बाद के राजवंशों का जो उदय हुआ, उनकी स्थिति, उनके राजा एवं उनके राज्य और उनके द्वारा चलाई जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाएं और उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले कर, सामंती व्यवस्था और सामंत किस प्रकार राजाओं से जब अधिक शक्तिशाली हो जाते थे तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते थे। और इसमें हम मुख्य रूप से राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, चेर, पांड्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये राज्य थे, कुछ उत्तर में थे और कुछ दक्षिण में थे। तो दोनों को हम देखेंगे। वर्तमान वह किन राज्यों में हैं उनकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर अपनी नोट्स बनाएं और नोट करें। उसमें इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ मिलेगा वो मेरे द्वारा अंडरलाइन करके आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और किस प्रकार आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। MCQs भी चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 15-16 MCQs अपलोड कर दी गई हैं। टेस्ट सीरीज की 16 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं और लाइक कमेंट करें। यदि कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा। और जो कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज बल्कि मिल जाएगी कुछ जगहों पर, लेकिन ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आपको लेक्चर्स बेहतर ढंग से कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है। तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेड बैच में डाला जा रहा है। इसलिए आप इसको अच्छे से अपनी नोट्स बना लें, जिससे बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो वर्ग 1 का हो, 2 का हो, 3 का भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी यही टॉपिक आते हैं। यदि आप सीटेट निकाल भी लेंगे तो फिर जब आप KVS या नवोदय विद्यालय का या फिर EMRS का आप देंगे, क्लब मॉडल स्कूल का या फिर स्टेट के स्कूलों का, तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप एक बार इसको मेहनत करके पढ़ लें, जिससे दोबारा आपको न पढ़ना पड़े। तो चलिए आज हम आपके आज के टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं, राजा और उनके राज्य। तो इसमें बताया गया है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जैसा कि इस मानचित्र में दिखाया गया है। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो यहाँ बात हो रही है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य की। और इस लेक्चर के बाद आपको 12वीं से 17वीं शताब्दी तक का पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आप इतिहास का मतलब ही होता है क्रमबद्ध अध्ययन। इसीलिए क्लास 6 की पहले पढ़ाई गई है मेरे द्वारा। अब ये क्लास 7th की चल रही है, इसके बाद क्लास 8th की चलेगी, फिर 9th, 10th, 11th, 12th। तो इसमें बताया गया है कि इसमें जिन राजाओं का जिक्र है वह 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है इस मानचित्र में। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ है। चाहवान या चौहान वंश इसी को बोल देते हैं। तो ये दिल्ली वाला इलाका है वर्तमान में। वहीं गुर्जर, प्रतिहार, परमार, इनकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश और ये चंदेल सहित ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है। फिर ये प्रयाग, बनारस, कन्नौज उत्तर प्रदेश का इलाका है। वहीं हम पहाड़पुर और पाल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। वहीं उत्कल और उत्कल की यदि बात करें तो ये उत्कल का मैदान आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। फिर यहीं कलिंग
कलिंग युद्ध भी उड़ीसा में ही हुआ था। फिर ये जो पूर्वी चालुक्य हैं ये आंध्रा का क्षेत्र है। उसके बाद राष्ट्रकूट, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र का और कर्नाटक का बॉर्डर है, मुख्य रूप से कर्नाटक का। फिर नीचे जो चोल हैं ये तमिलनाडु का इलाका है। अब इसके नीचे भी हैं कुछ, यहाँ मुल्तान के अरब और मंसूर के अरब भी दिखाए गए हैं। वहीं अनरटा की बात करें तो वर्तमान गुजरात है हमारा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पहले राजा थे गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, इंद्रप्रस्थ, अरनटा, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, ये वेंगी, चालुक्य। तो इस प्रकार से वर्तमान में किन राज्यों से, वर्तमान से भी क्वेश्चन जोड़कर पूछा जाता है। तो एक बार आप इसको सरसरी निगाह से देख लेंगे या अपनी नोट्स में नोट कर लेंगे। फिर नीचे भी दिया गया है पांड और चेर। तो ये कर्नाटक के नीचे आपको केरल वाले में चेर है, और ये केरल और तमिलनाडु, लगभग तमिलनाडु है पांड, दोनों के बॉर्डर में है। और इसमें एक कोट दिया गया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहवान या चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर इनका नियंत्रण था? तो अभी मैं जिन जिन राज्यों के नाम लिया हूँ वही राज्य हैं। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल और चोल और चौहान। तो इसमें दिए गए हैं मुख्य रूप से गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान को आपको याद रखना है, ये कहाँ कहाँ राज्य करते थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, मातहत शब्द, सामंत को ही मातहत बोला गया है। सामंती प्रथा थी जिसमें राजाओं को भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था या भूमि दे दी जाती थी कि आप इससे प्रशासन करेंगे, इससे सैनिक खर्च चलाएंगे, टैक्स वसूल करेंगे, उसी टैक्स से सैनिक खर्च चलाएंगे, अपना खर्च चलाएंगे, और जो कुछ शेष बचेगा उसको राजा के खजाने में भी कुछ हिस्सा उसका ला करके जमा करेंगे। तो सैलरी राजा नहीं देता था, उसके बदले में ज़मीन दे देता था, ये सामंती व्यवस्था में। इसका जिक्र क्लास 6 की NCERT में किया गया है। तो सामंत के रूप में मान्यता देते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। क्या उम्मीद की जाती थी? उपहार लाने की। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य या सहायता प्रदान करें। तो सैन्य और सहायता यहाँ पे आपको याद रखना है, हाजिरी वजरी नहीं पूछा जाता है, सैन्य सहायता जरूर पूछा जाता है कि सामंत क्या सैन्य सहायता प्राप्त देते थे राजा को? तो हाँ देते थे, लेकिन जब अधिक शक्तिशाली हो जाते थे या राजा को कमज़ोर देखते थे तो अपने आप को स्वतंत्र ये घोषित कर देते थे, जिसकी चर्चा आगे शायद की गई होगी। उसके बाद देखते हैं अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर, ये आ गया, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, इन दो शब्दों को आप नोट करेंगे। पूरे मंडल का महान स्वामी महामंडलेश्वर का अर्थ है, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, ये स्वतंत्र हो गए वो। अर्थात जब वो जान जाते थे कि राजा अब इस समय कमज़ोर है, तो अपने आप को जब वो अधिक शक्तिशाली समझने लगते थे तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो इस पैराग्राफ में आप ये 2-3 शब्दावलियाँ नोट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो जो दक्कन है, तो आप राष्ट्रकूट का संबंध याद रखेंगे किस इलाके से था। तो उदाहरण के लिए दक्कन में राष्ट्रकूट, दक्कन का पठार, ये भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। क्लास 6 की ज्योग्राफी में भौतिक, भारत का भौतिक जो प्रदेशों का विभाजन है उसमें बताया गया है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो जो ये दक्कन के राष्ट्रकूट थे, तो ये क्या थे? शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के क्या थे? अधीनस्थ थे।
अर्थात स्वतंत्र नहीं थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ये चालुक्यों के अधीनस्थ थे, लेकिन 8वीं सदी में क्या हुआ, राष्ट्रकूट प्रधान यानी एक सामंत, राष्ट्रकूट का एक सामंत था क्या, दंती दुर्ग नाम का प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अर्थात थोड़ा शक्तिशाली हो गया होगा, इसलिए अब उनकी अधीनता से क्या किया, इनकार कर दिया, उसे हराया। और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ जिसका होता है सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। क्या किया, चालुक्यों के अधीनस्थ थे, लेकिन राष्ट्रकूट का एक प्रधान कौन हुआ, दंती दुर्ग, जिसने चालुक्यों की अधीनता को से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद इनकार ही नहीं किया, उनको हराया भी, चालुक्यों को हरा दिया और हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ नामक क्या किया, अनुष्ठान करवाया। अब आगे देखते हैं, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अर्थात इस अनुष्ठान के बाद ऐसी मान्यता थी कि जो सामंत इसका अनुष्ठान करेगा वह भले ही क्षत्रिय न हो, फिर भी उसे क्षत्रियत्व प्राप्त हो जाएगा इस यज्ञ के बाद या इस अनुष्ठान के बाद। तो ऐसी इसमें चर्चा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा निम्न में से अनुष्ठान था जिसको करने के उपरांत कोई भी सामंत क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था जबकि वह क्षत्रिय नहीं होता था। तो यह था हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन के साथ याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब एक और अन्य उदाहरण देता है उद्यमी परिवार, अर्थात बिजनेस व्यवसाय करने वाले जो परिवार थे, तो वो राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर यहाँ उद्यमी परिवारों की बात हो रही है, उन्होंने भी राजशाही कायम करने के लिए क्या किया, सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर किसका उदाहरण दिया जाता है, कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कहाँ, कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये एक और उदाहरण है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ब्राह्मण थे। शुरुआती तौर पर ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे, जिन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित किया। निम्न में से कौन थे। तो 2-3 के नाम दे देगा या फिर सही जोड़ी के लिए दे देगा। तो कदम्ब थे, फिर है मयूर शर्मण थे और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये क्या थे, ब्राह्मण थे। तो इन्होंने शस्त्र धारण कर लिया और कर्नाटक राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया और क्षत्रिय बन गए। तो इस प्रकार से इनका जिक्र है यहाँ। तो इस पैराग्राफ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इस कोट को देख लेते हैं। कोट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। या तो पूछेगा कि एलोरा की गुफा नंबर 15 में जो भित्ति चित्र है उसमें किसका चित्र है। तो उसमें विष्णु की नरसिंह मूर्ति जो पुरुष सिंह के रूप में दिखाई गई है। तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा पूछेगा कि यह किस काल की कृति है। तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। फिर इसके नीचे दिया गया है कि आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं था, नहीं तो ये एग्जाम्पल न दिए जाते। अब आता है राज्यों में प्रशासन।
राज्यों में अब प्रशासन देखेंगे। अभी देख रहे थे नए राजवंशों का उदय। तो किस प्रकार से सामंतों ने स्वतंत्र घोषित किया और क्षत्रिय धारण किया, क्षत्रिय धर्म को। उसी प्रकार ब्राह्मणों ने भी शस्त्र धारण किया और अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया। अब आते हैं राज्यों में प्रशासन कैसा था। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज का मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि राजा महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भुवनों का स्वामी, इस प्रकार की उपाधियां धारण करते थे उस समय। तो विशेष रूप से आप इन पर न फोकस करके आपका फोकस रहेगा जो हेडिंग है राज्य का प्रशासन। फिर आता है लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने के बावजूद भी क्या करते थे वो सामंत, जो उनके राज्यों से जुड़े हुए थे, उनके संरक्षण में रहते थे। तो सामंत साथ में उनके राज्य के किसान, राज्य के व्यापारी, ब्राह्मण, इनके संगठनों के साथ भी अपने सत्ता की साझेदारी करते थे। अब हम देखते हैं आगे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो इसको आप याद रखेंगे क्या कि जो एक किसान और पशुपालक कारीगर थे, इनसे क्या करते थे संसाधन, जिसके पास जो भी संसाधन, जो कार्य कर रहा है वही संसाधन उससे कर के रूप में ये प्राप्त कर लेते थे राजा लोग। तो उनको त्यागने के लिए एक हिस्सा क्या करते थे, त्यागने के लिए मनाया जाता था, या फिर ना माने तो बाध्य कर दिया जाता था कि देना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से लगान वसूला जाता था इनसे। अब हम देखते हैं अगला कोट एक दिया है 400 कर। इस नाम से एक कोट है 400 कर। इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे वेट्टी को। सबसे जो अधिक उल्लेखित कर है वह है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था, नगद न लेकर के कि आप कार्य करेंगे ही, यह बाध्य कर दिया जाता था उसको। तो उसको वेट्टी कर बोला गया है। फिर यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि कदमाई भी है। तो कदमाई को आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि कदमाई और वेट्टी क्या हैं, तो उसमें ऑप्शन में देगा कर हैं कि क्या हैं। तो 400 कर जो उल्लेखित हैं, तो उसमें से वेट्टी और कदमाई मुख्य रूप से तमिलनाडु पर शासन करने वाले चोल वंश से संबंधित ये कर हैं, वेट्टी और कदमाई। तो इसको आप याद रखेंगे, कदमाई यानी भू राजस्व से, जबकि वेट्टी नगद की बजाय जबरन श्रम से संबंधित था। फिर और कर लगते थे जिसमें मकान का छज्जा डालने के लिए, जैसे अब आजकल छत डलती है, और खजूर पर चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी का उपयोग किया जाता था उस पर भी कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए अभी जो नामनी उतरता है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका भी कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ उल्लेख मिलता है कर का, 400 कर का। तो चोल वंश को आप यहाँ विशेष रूप से याद रखेंगे।
कि किस वंश में ये 400 कर वसूले जाते थे, तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो संसाधन एक तो अभी हमने देखा क्या कि जहाँ क्या थे, किसान जो ग्रामीण अंचल से थे तो उनसे जो संसाधन इकट्ठे किए जाते थे तो दुर्गों और मंदिरों के निर्माण में भी उनसे संसाधन ये काम में उपयोग में आते थे। उसके अलावा युद्ध के माध्यम से भी कुछ संसाधन प्राप्त होते थे, इसमें बताया गया है, जिसमें लूट की शक्ल धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अर्थात जो युद्ध जीत लिए जाते थे तो उनसे उस राज्य का धन लूट लिया जाता था, तो वो एक संसाधन था, और ज़मीन भी उनकी अब इनकी कहला जाती थी, और व्यापारिक मार्ग भी। तो इस प्रकार की संभावनाएं युद्ध जीतने के बाद कुछ संसाधन के तौर पर मिल जाती थी। फिर अब देखते हैं अगला पैराग्राफ है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। आज भी यही है। जैसे आप सरपंच का चुनाव जब देखेंगे तो जो गांव में प्रतिष्ठित प्रभावशाली परिवार होता है उसी में से खड़ा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार पहले भी था। वही बताता है कि राजस्व की वसूली के लिए क्या था, प्रभावशाली परिवार के बीच से ही कर दी जाती थी नियुक्ति कि भैया आप पूरे इस गांव का कर वसूलेंगे, और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो एक कर वसूलने में ग्रामीण में और सेना में भी दोनों में वंशानुगत व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से वहाँ का प्रशासन था, राज्यों का जो पहले का प्रशासन था। तो किस प्रकार से प्रशासन, कैसे कर प्राप्त करते थे, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाते थे, उसका जिक्र इसमें हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। यहाँ पे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की चर्चा की गई है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो इस प्रकार से राजाओं के लिए इन प्रशस्तियों में वर्णन मिलता है सूरवीर का और विजयी योद्धा का। किनके द्वारा ये प्रशस्तियाँ लिखी जाती थीं, तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन करने में राजा को मदद देती थी। तो जो प्रशस्तियाँ थी इनका ब्यौरा जो है उसमें कुछ चीज़ें सत्य थी, लेकिन सब चीज़ें सत्य नहीं थी, ऐसा बताया गया है कि यह शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकती थी, लेकिन ये इतना ज़रूर बताती थी कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरवीर राजा, विजयी योद्धा, इस प्रकार से वो वर्णन करवाता था। इनमें से विद्वान ब्राह्मण इसकी रचना करते थे। प्रशस्ति का यहाँ जिक्र है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नागभट्ट की उपलब्धियाँ दी गई हैं इस कोट में, तो उसको भी देख लेते हैं। ये कोट है, तो इसमें बताता है कि कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। क्लास 6 की जो NCERT अपलोड है उसमें दिया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। फिर है संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का क्या है वर्णन इस प्रकार से किया गया है। अब देखना उसका वर्णन, तो इससे रिलेटेड करके पूछ सकता है कि जो नागभट्ट की उपलब्धियां हैं, तो फर्स्ट तो संस्कृत में लिखी गई हैं, और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और किसका वर्णन है, तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसमें अब देखना किस प्रकार से है, तो लिखता है आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा
उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। अर्थात इतना पराक्रमी उसमें बताया गया है उनको कि जो नागभट्ट थे तो कैसे राजा थे, जब वो राजकुमार थे अर्थात सम्राट नहीं बने थे, राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तभी आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग अर्थात इन 4 राज्यों को क्या कर दिए थे, धराशायी हो गए थे यहाँ के राजा, इनसे हार गए थे मतलब। तो आप इनको याद रखेंगे। अब आगे फिर है कि उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, अर्थात कन्नौज के शासक जो है उनको जीत लिया, विजित कर दिया। किसने? नागभट्ट ने। उसके बाद है उन्होंने वंश, बंगाल का हिस्सा है वंग, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को भी क्या किया? पराजित किया। अर्थात लगभग उत्तर भारत और मध्य भारत को उन्होंने क्या किया? विजित कर लिया, यानी जीत लिया। उत्तर भारत और मध्य भारत इसमें लगभग संपूर्ण कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश, किरात बनवासी, तुर्क तुरुस्क और वत्स या मत्स्य ये उत्तर भारत के महाजनपद के बहुत महान राज्य हुआ करते थे। तो इनको भी बताता है कि वो क्या किए? पराजित किए, अर्थात जीत लिए। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है, तो प्रशस्तियों में ऐसा वर्णन किया जाता था। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि नागभट्ट का वर्णन किस प्रशस्ति में या कहाँ पाई गई है, कहाँ की प्रशस्ति में? तो ग्वालियर प्रशस्ति, यह मध्य प्रदेश में पाई गई, ग्वालियर में। और लिखी किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। बाकी ये नहीं पूछा जाएगा किसको हराया, पर ये प्रशस्ति जरूर पूछी जाएगी। फिर यहाँ एक कोट है कि इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो इसी से बोलता है, शुरू में ही बोल दिया था कि प्रशस्तियाँ कुछ तो सही हैं पर संपूर्ण सही शब्दशः नहीं होती थी। फिर है राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अर्थात अनुदान मतलब दान दे दिया जाता था। राजाओं द्वारा क्या किया जाता था? ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, अनुदान से पुरस्कृत कर दिया जाता था। और इसकी जानकारी क्या है? ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, अर्थात लिखित तौर पर जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, लिखित तौर पर ये ताम्र पत्रों पर कि ये भूमि आज से आपको दान दी जाती है, पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। तो किस में लिखा जाता था? तो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। अब हम देखते हैं आगे, ये एक कोट और दिया गया है, ये ताम्रपत्र हैं, आप देख सकते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो जिस पर ये सभी एकत्रित हैं या जुड़ी हुई हैं, उसमें राजा की मुहर लगी होती थी उस राज्य की, जिससे प्रमाणित होता था कि राजा ही दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था उसके बारे में भी चर्चा की गई है, तो देख लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो इस प्रकार से बताता है कि भूमि ऐसी वैसी दान नहीं दी जाती थी, संपूर्ण व्यवस्था रहती थी उसमें क्या क्या रहता था? मेड़ बनाकर कांटेदार झाड़ियाँ, सीमाओं को भी चिन्हित कर दिया जाता था। फलदार वृक्ष, उसमें पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार,
और मछलियों के पालने वाले तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें ऐसे ज़मीन के टुकड़ों पर होती थी जो ज़मीन ब्राह्मणों को दान में पुरस्कृत की जाती थी। अब हम इसी में देखते हैं अगला पैरा, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा कर बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए। तो आप भी याद रखेंगे कि जो भूमि ब्राह्मणों को दान में पुरस्कृत की जाती थी उसमें संपूर्ण अधिकार उस ब्राह्मण का ही होता था, अर्थात उसमें वह किसी प्रकार का निर्माण करवा सकता था और वहाँ से पूरा कर वसूल सकता था, एक न्यायाधिकारी की तरह, न्यायाधिकारी की तरह। तो इस पर यह चर्चा की गई है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो ज़मीन दान में दी जाती थी तो उसे मालिकाना हक और कर वसूल करने का संपूर्ण अधिकार होता था। अब हम देखते हैं आगे। तो फिर आता है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के यह असाधारण ग्रंथ था। तो आप ये कल की जो MCQs अपलोड की गई है उसमें शुद्ध यही लाइन लिख के आया है कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन आया है जो कल की MCQs है, उसमें आप इसको पाएंगे, इस लाइन को। तो उसमें कलहड़ का नाम दिया गया है और इसके ग्रंथ का नाम भी राजतरंगिणी। तो उसको आप याद रखेंगे, उसी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो राजतरंगिणी को भी आप, इसकी रचना है उसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक, और संस्कृत भाषा में है। अब हम देखते हैं, अभी हमने प्रशस्तियाँ देख ली, राज्य और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, नए राज्यों का उदय, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद प्रशस्तियाँ। अब हम आते हैं धन के लिए युद्ध। तो इसमें से इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, कलहड़ को। अब धन के लिए युद्ध कैसे हो रहे थे, तो आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो यहाँ कन्नौज राज्य की कन्नौज राज्य के बारे में बताया गया है कि यह गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। तो एक दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने के लिए युद्ध करते थे ये। तो यहाँ कन्नौज की जानकारी है जिसमें बताता है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किन किन राजाओं के बीच, तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इस प्रकार से इनके बीच क्या हुआ, संघर्ष चलता रहा बहुत लंबे समय तक। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघ में कौन कौन से राजा शामिल थे। तो आप इनके याद रखेंगे नाम, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, तो इनके तीनों के नाम, और त्रिपक्षीय संघ इनको बोला गया है चूँकि ये कन्नौज पर नियंत्रण करते थे। आपस में इनमें टकराव चलता ही रहा, लंबे समय तक चलता रहा, इसलिए इतिहासकार इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में संज्ञा दी है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, त्रिपक्षीय संघ, उसके सामने एरो लगा करके गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, बस
एक लाइन में इस पूरे पैराग्राफ को आप ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो उसमें बताता है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अर्थात शासक बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जो जितनी बड़ी मंदिर का निर्माण करवाता था तो वह यह समझा जाता था कि वह राजा बहुत शक्तिशाली है, अर्थात उसके पास धन और संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अर्थात पुराने ज़मानों में क्या था, मंदिरों पर ही खजाना रहता था, इसलिए विदेशी आक्रमण भी जो हुए वो मंदिरों पर लूटपाट ज़्यादा करते थे। तो इस प्रकार संसाधन संपन्न राजाओं के बारे में बताया गया है कि वो मंदिरों का निर्माण ज़्यादा करवाते थे, इसलिए युद्ध में मंदिर विशेष रूप से निशाना होते थे। फिर है अफ़गानिस्तान के गजनी का महमूद। ऐसा ही एक शासक था महमूद गजनवी नाम का। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1025 ईस्वी इसका शासनकाल आप याद रखेंगे। और 17 बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी में कन्फ्यूजन होता है, तो आप महमूद गजनवी का नाम याद रखेंगे। कहाँ का था, अफ़गानिस्तान के गजनी का। फिर आता है हमला किया ये 1000 से 1025 तक 17 बार किया, तो इसको भी याद रखेंगे। इसका शासनकाल 1001 से 1025 तक इसने हमला इसके बीच में किया, 1000 से 1025 अर्थात 25 वर्षों तक। फिर है उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे कि मंदिर उसके निशाने हुआ करते थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ भी शामिल था। तो सोमनाथ को आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। इसमें एक दिया गया है कोट, उसको भी देख लेते हैं। उसमें दिया गया है कि मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बतलाइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब अगले बढ़ते हैं। यहाँ महमूद गजनवी को आप याद रखेंगे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहवान यानी कि चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र तक शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो चौहान कहाँ पर इनका शासन था, तो दिल्ली और अजमेर। और किससे टक्कर होती थी इनकी, तो पश्चिम और पूर्व में ये नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसके चलते गुजरात के चालुक्यों से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफ़गान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे 1192 तो इनको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे सन न दे करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था, तो उसको याद रखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय, ठीक। और युद्ध कौन कौन से हुए, तो प्रथम तराइन का जो पहला युद्ध हुआ तो किसके साथ था, मोहम्मद गौरी, अभी ऊपर गजनवी था, अब ये गौरी है। वो 1000 से 1025 तक, ये 1168 से 1192 पृथ्वीराज चौहान का ये दिया गया है कार्यकाल, तो इनके शासनकाल में आया था मोहम्मद गौरी। तो गौरी जो युद्ध लड़ा अफ़गान का था, तो 1191 में इसको क्या बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था, बुरी तरह पराजित हुआ था और इसको अभयदान दे दिया गया था। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो क्या हुआ, तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और उसकी विजय हुई। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में वो आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब आता है चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अब चोल राज्य के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो उरैयूर से तंजावुर तक, कहाँ तक, उरैयूर से तंजावुर तक की यहाँ चर्चा होगी चोल राज्य की। अब
तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्ठरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो आप मुट्ठरियार को याद रखेंगे। चोल वंश की यहीं से शुरुआत होती है। तो छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के क्या थे? मातहत थे, अर्थात सामंत थे। तो क्वेश्चन आता है कि जो चोल वंशी थे वे किनके सामंत थे? तो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत यानी सामंत थे। फिर आता है उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने। जो उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय राजा का नाम है। 9वीं सदी के मध्य में मुट्ठरियारों को हराकर डेल्टा पर क्या किया? कब्जा कर लिया। तो डेल्टा पर क्या किया? मुट्ठरियारों को हराकर कब्जा कर लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर निशुम्भसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ से। मुट्ठरियार को और किनके सामंत थे? तो पल्लव राजाओं के। अब यहाँ पे दिखाया गया है तो इनके भी आप नाम थोड़ा देख लें और अभी वर्तमान की स्थिति। इसमें चालुक्य वंश ये दिखाया गया है, कर्नाटक वाला इलाका। कदम्ब बादामी के चालुक्य, ये भी कर्नाटक कल्याणी के चालुक्य होते थे। काकतीय वंश आंध्रा वाला है, ये वर्तमान में तेलंगाना। फिर वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश। दक्षिण कलिंगा ये उड़ीसा वाला है और ये वेंगी आंध्र प्रदेश का है। वहीं हम बनवासी गंगावादी इनकी बात करें तो ये केरल वाला इलाका है। और उरैयूर मदुराई ये जो है ये तमिलनाडु वाला इलाका है। वहीं कोच्चि आंध्र प्रदेश वाला इलाका है। तो इस प्रकार से आप इनको वर्तमान के राज्यों से भी जोड़ सकते हैं। तो इनमें कदम्ब बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इनका जरूर आप याद रखेंगे। तो आता है कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल का शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। तो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे पड़ोसी इलाकों को जीतते गए, जिससे उनके राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई और उनकी शक्ति में भी दोनों रूपों में बढ़ोतरी हुई। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए, अर्थात अब जिनके सामंत थे उन्हीं के हिस्सा बन गए ये। फिर है राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राज प्रथम 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण स्थापित, अर्थात वह राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, अर्थात उत्तर मध्य जो उत्तर का मैदान है वहाँ का इलाका, तो गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजेंद्र प्रथम को याद रखेंगे। इसने कहा तो गंगा घाटी, श्रीलंका। तो ये पूछा जाता है कि श्रीलंका पर युद्ध किसने किया? तो राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम का पुत्र था ये। और जल सेना का गठन भी किया इसने। तो जल सेना किसने गठित किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। अभी हम उरैयूर या तंजावुर देख रहे थे, चोल और पल्लव, मुट्ठरियार। अब हम देखेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ। तो राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। किसको? ये मंदिर किसने बनवाए? ऐसा क्वेश्चन आता है तो राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम
तो तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया? तो राजराज और राजेंद्र प्रथम दोनों पिता और पुत्र हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। यहाँ ये मंदिर का डायग्राम दिया गया है। ये गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। आप यहाँ देख सकते हैं नक्काशी कैसे की गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तो मंदिर किस उत्पादन के केंद्र थे? शिल्प कला के क्या थे? ये केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। जो ये मंदिर थे ये शासक और अन्य लोगों द्वारा जो भूमि दी जाती थी उससे भी अधिक संपन्नता थी इन मंदिरों में। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। अर्थात जो भूमि मंदिर के लिए दान दी जाती थी उसमें से क्या होता था कि मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे उनके लिए, मंदिर के लिए जो काम करते थे उनके जीवन निर्वाह और खर्च में वो काम आती थी वह मंदिर की भूमि। जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन के केंद्र कौन थे? तो मंदिर थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं किस शासनकाल में? तो आप याद रखेंगे चोल। ये या चोलों द्वारा कौन सी प्रतिमाएं उत्कृष्टतम बनवाई गई? तो कांस्य प्रतिमाएं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं आगे। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। यहाँ पे जिक्र है कि कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। अब आता है कृषि और सिंचाई। तो अभी हम प्रतिमाएं देख रहे थे, मूर्ति, मंदिर और प्रतिमाएं देखा हमने। अब देखेंगे कृषि और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। तो यहाँ कावेरी नदी को आप याद रखेंगे, उसका उद्गम स्थान भी आप नोट कर लेंगे। ये आ चुका है और कल के लेक्चर में बताया गया है। कल की जो MCQs है उसमें बताया गया है। तो इससे क्या होता था, कई शाखाओं में बढ़ती थी, जिससे जलोढ़ मृदा अर्थात नई मिट्टी को वो उपजाऊ मिट्टी वहाँ निर्मित कर देती थी, उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये विशेषता क्या थी? चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती थी, अर्थात सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती थी। चावल की खेती के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति कावेरी नदी कर देती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। अब बताता है कि जो तमिलनाडु वाला इलाका था उसमें कृषि हो रही थी, परंतु उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं उपज थी। 5वीं-6वीं सदी में आकर के इस इलाके में फिर क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। फिर लिखता है, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। उस समय मतलब ये था कि साल में 2 फसलें कई क्षेत्रों पर उगाई जाने लगी थी। ये 6ठी और 5वीं-6ठी शताब्दी की बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए
विशाल सरोवर, या सरोवर को ही तालाब बोलते हैं, सरोवर। तो आप कुएं और सरोवर उस समय सिंचाई के मुख्य साधन थे, जहां बारिश के पानी को सरोवर यानी तालाब में इकट्ठा करके और कुएं खोद करके, ये सिंचाई की पद्धतियां थी उस समय 5वीं और 6ठी शताब्दी में या चोल वंश में। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ अलंकृत किया गया है, इस पर गौर करें। ये कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है जलद्वार हौज एक, ये जलद्वार हौज है, आप देख सकते हैं, ये कोटेशन में दिया गया है। कोटेशन है कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का धातु बाधा है। जो जलद्वार था वो क्या था, जैसे अभी आप बांध में देखेंगे तो लोहे के गेट लगते हैं। बोला जाता है कि जब बारिश समाप्त हो जाती है, डैम फुल हो जाता है, उसके बाद जब रबी की फसल की बुवाई गेहूं और चने की होती है तो बोलते हैं कि थोड़ा डैम का एक आध दरवाज़ा खोल दो तो नहरों में पानी आ जाए, जिससे हम सिंचाई कर सकें। तो उस समय लकड़ी के ऐसे बनते थे, ऐसे लकड़ियों की व्यवस्था की जाती थी दरवाजे के तौर पर। यहाँ बताता है कि जलद्वार पारंपरिक रूप से क्या थे, लकड़ी या धातु बाधा है। लकड़ी तो लकड़ी या धातु बाधा है, अर्थात धातुओं के भी बाधा के रूप में, अर्थात रोक कर रखना, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों नहरों में दर प्रवाह को संचालित करते थे, जैसा आज भी हो रहा है। तो ये कोट में ये बताया गया है कि उस समय क्या था, उस समय भी हौज का निर्माण होता था, अर्थात जो गेट था उसका निर्माण होता था। जलद्वार बोला गया उसको, जो लकड़ी या धातु दोनों के बनाए जाते थे। अब इधर देखते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। तो ग्रामीण लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखाए शासकों के साथ साथ। तो यहाँ आप कुआं और तालाब को याद रखेंगे सिंचाई के साधन के तौर पर। नदी, कुआं, तालाब। कावेरी नदी का जिक्र है, जहाँ बारिश कम होती थी वहाँ कुओं का जिक्र है कि या तो कुआं खनवा लेते थे या फिर बारिश के समय पानी को एकत्रित करने के लिए सरोवर यानी कि तालाब का निर्माण करवा लेते थे। उस तालाब में पानी को एकत्रित कर लिया जाता था, जो फसलों की सिंचाई के उपयोग में आता था। अब हम देखेंगे क्या, साम्राज्य का प्रशासन। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। इनको आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू, इसको भी आप याद रखेंगे। क्या था कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो सिंचाई की व्यवस्था थी, इसलिए क्या हो गई थी, ये समृद्ध हो गई थी, समृद्ध हो गई थी। इस तरह अभी किसानों की बस्तियों को उर कहा गया। फिर गांवों के समूह को, अब एक गांव को उर, मान लो कोई गांव है उसमें किसान की बस्तियां बसी है, तो उस बस्ती को किस नाम से, अर्थात एक गांव ही समझो, तो उसको उर। और कई जब गांव मिल गए तो इस तरह से गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था। तो ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद थी और नाड़ू जो थे, गांवों के समूह ये क्या करते थे, न्याय करने का कार्य करते थे और कर वसूलने का कार्य, ठीक, प्रशासकीय कार्य कहलाते थे। तो ये कई प्रकार के प्रशासकीय कार्य करते थे। तो आप इसको, इस लास्ट की लाइन को भी नोट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो किसान बहुत बड़ा था, अर्थात धनी किसान था, तो वो चोल राजा अर्थात जो चोल सरकार थी उसकी देखरेख में क्या करता था, नाड़ू यानी गांवों के समूह का कामकाज वो नियंत्रित करता था। अभी ऊपर है ना कि कर वसूलने का काम और न्याय करने का काम, तो वही नाड़ू
जो गांवों का समूह था, तो कई गांवों में कर वसूलने का काम कौन था? तो धनी किसान, जो सबसे धनी उन गांवों का किसान होता था, तो चोल सरकार उसकी नियुक्ति कर देती थी, जिससे वह गांवों के समूह अर्थात नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा। तो आप मूवेंद वेलन भी याद रखेंगे कि इसका अर्थ क्या था। तो जो चोल राजा था वह मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उसको सम्मानित करता था इस उपाधि से। तो मूवेंद वेलन कहा गया किसे? जो 3 राजाओं को सेवा प्रदान कर सके उसको। फिर है अरैयार या प्रधान, अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो इस प्रकार से गांवों का जो समूह था नाड़ू, तो उसमें एक सबसे धनी किसान को बैठाया गया। वो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था और कर वसूलने की व्यवस्था के साथ साथ उसको उपाधियां दी गई 2 प्रकार की चोल राजाओं द्वारा। एक थी मूवेंदु वेलन, जो 3 राजाओं को अपनी सेवा दे सके, ऐसे व्यक्ति को वेलन या किसान कहा गया। उसके बाद एक है अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां उसको दी गई, तथा चोल जो केंद्र में थी तो वहाँ राजकीय पद, महत्वपूर्ण राजकीय पद भी उसे सौंपा जाता था। इस प्रकार इसमें जिक्र है। अब हम देखते हैं आगे, भूमि के प्रकार हैं कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे है बेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा गया? तो आप याद रखेंगे वेल्लन वगाई। फिर आता है ब्रह्मादेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोला गया? ब्रह्मादेय। फिर है साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को साला भोग बोला गया। ये सब शब्दावलियाँ इनके शब्द से मिलती जुलती हैं, जैसे विद्यालय को साला भी बोलते हैं, तो विद्यालय के रख रखाव के लिए साला भोग। ब्राह्मण, ब्राह्मण का शब्द ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मण को देना, तो ब्राह्मणों को उपहार। फिर है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये थोड़ा अंतर है कि वेल्लन वगाई नाम है इसका। तो ये गैर ब्राह्मणों को जो किसान थे, किसान भूमि स्वामी थे, उनको दी जाने वाली भूमि थी। फिर है देवदान या तिरुनमट्टक्कली, तिरुनमटक्कली, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, तो देवदान, ये भी इससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है। फिर है पल्लिचंदम, पल्लिचंदम, इसको भी आप याद रखेंगे, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है पल्लिचंदम और देवदान या तिरुनमटक्कली और ब्रह्मादेय, तो इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। फिर है हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ। ब्रह्मादेय जैसे कि अभी ऊपर चर्चा की गई है, भूमि का एक प्रकार है जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। तो परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। भाई जब भूमि दान दे दी गई तो उसमें क्या हुआ? ब्राह्मणों ने कई बस्तियों का निर्माण किया, अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मादेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो प्रत्येक ब्रह्मादेय अर्थात ब्राह्मणों को दान की गई भूमि थी, उसकी देखरेख क्या था? प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा बनाई गई थी, उसके द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। फिर है नगरम, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नगरम, ये क्वेश्चन आता है कि नगरम किससे संबंधित था? तो नगरम जैसा कि नगरम उसका नाम है अर्थात नगर, तो क्या था? और इनके साथ लिंक कर देंगे आप, व्यापारी कहाँ निवास करते हैं? नगर में। तो व्यापारी क्या करते थे? नगरों पर प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, तो उनको नगरम के नाम से जाना गया।
अर्थात नगरम वह व्यवस्था थी जिसमें व्यापारी संघ भी अक्सर शहरों में क्या करते थे, प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जैसा कि नाडु शब्द था ब्राह्मणों के लिए, उसी प्रकार से नगरम शब्द व्यापारियों के लिए है। यह नगरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो इसको आप नोट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पैराग्राफ है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो ब्राह्मणों की सभा का संगठन जो था उसका जो जिक्र है या किस अभिलेख में है, तो चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त है तमिलनाडु के, जिसमें क्या वर्णन है, ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। फिर है सिंचाई के काम काज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक से एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जैसा कि अभी स्कूलों में प्रतियोगिता होती है, तो इस प्रकार से कार्य किया जाता था, क्या चुनने के लिए कि समिति का हिस्सा कौन होगा। तो सभा द्वारा उनके नाम लिख करके एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था और एक छोटे से बच्चे से निकलवा के एक एक को दिया जाता था। तो उससे वही समितियों के सदस्य होते थे जिनको ये टुकड़े दिए जाते थे। अब हम देखते हैं आगे अभिलेख और लिखित सामग्री। पहले इस कोट में दिया गया है एक क्वेश्चन के तौर पर, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? अब तो ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना, इधर जो है अभिलेख और लिखित सामग्री, अभिलेख और लिखित सामग्री, इसमें अब देखते हैं, ये थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो सभा के सदस्य के लिए ये शर्त थी कि वही व्यक्ति सभा का सदस्य हो सकता है जो भूमि स्वामी हो, और भूमि स्वामियों में भी ऐसा भूमि स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता हो, ऐसा भूमि स्वामी हो जहां से भू राजस्व की प्राप्ति हो रही हो, वही सभा का सदस्य हो सकता है, ऐसा उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। फिर है उसके पास अपना घर होना चाहिए, भूमि के साथ अपना घर भी होना चाहिए, उम्र उसकी 35 से 70 के बीच होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं थी, मतलब बहुत सारे उसके क्वालिफ़िकेशन के वो रख दिया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आज के तौर पर एग्ज़ाम के लिए जो लिखा जाता है क्वालिफ़िकेशन, उस समय सभा के लिए ये क्वालिफ़िकेशन था कि आपको भूमि स्वामी होना चाहिए, उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाए, आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, आपकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जानकारी मिलती है कहाँ से, उत्तर मेरूर अभिलेख से। फिर है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए वह व्यक्ति। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अर्थात यदि पिछले 3 सालों के बीच में वह कभी भी किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह अब नया सदस्य नहीं बन सकता है। फिर है जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। मतलब खाते का ब्यौरा कि अभी क्या क्या है आपके पास, यदि आपने ब्यौरा नहीं दिया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अर्थात आप सभा की सदस्यता के लिए पात्र नहीं रहेंगे। आपको अपना और अपने संबंधियों के खाते सभी जमा करवाने ही पड़ेंगे, उनका डिटेल देना ही पड़ेगा, तभी आप सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार बनेंगे, अन्यथा नहीं। अब आगे देखते हैं। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है एक पेरिया पूर्णम। अब उसमें क्या जानकारी है उदाहरण के तौर पर इसमें दिया गया है।
तो अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली, घास फूस की बनी हुई छाजनों छत वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बिल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। यह एक अटा और पुलाया, अटा पड़ा और पुलाया, ये जनजातियां थी, इनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था। ये आप आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी इसके लिए आंदोलन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने फिर इनको मंदिर में प्रवेश दिलाया था। तो इसका जिक्र उसमें भी है, तो अभी ही बताया गया है। तो एक ऐसा समूह था जिसे ब्राह्मण और विल्लाल जो थे प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे इनको, कि ये समाज के अंदर नहीं आएंगे, ये बाहर रहेंगे। तो लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसे ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। छोटे मोटे कार्यों में लगे हुए मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। फिर है मारूदू। पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयार, पुलैया का बहुवचन है, पुलैया जो जनजाति थी उसका बहुवचन है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी, अर्थात कुकड़ों को बोल देता था मुर्गा। धान कूटती लहरदार वानों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो आप इन दोनों जनजातियों को याद रखेंगे जिनको समाज से बाहर समझा जाता था ब्राह्मण और बिल्लारों के द्वारा, अर्थात ये तिरस्कृत, उनका तिरस्कार करते थे ब्राह्मण और बिल्लार लोग, जो कि गलत था। तो इस प्रकार से इसमें जिक्र है कि प्रशस्तियों में ये भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से जो आज की चर्चा थी वह समाप्त हुई। इसमें हमने देखा नए राज्यों का उदय, प्रशस्तियाँ, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, कर वसूलने की व्यवस्था, और नए राज्यों का जो विशेष रूप से उदय था कहाँ कैसा था, कुछ जनजातियों के बारे में कैसा प्रशासन था, मंदिर का योगदान क्या था, भूमि दान क्या था। तो इस प्रकार इसमें चर्चा की गई है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें हमेशा आते हैं और कहीं भी नहीं मिलते हैं फिर, क्योंकि लेक्चर्स बहुत कम आपको मिलेंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि लेक्चर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो 2-4 ना कहिए कोई डाल दिया हो। टेस्ट सीरीज खूब मिलेगी लेकिन आपको डिटेल नहीं मिलेगा, इसलिए पहले आप डिटेल एक बार ज़रूर सरसरी निगाह में ही देखें, अपनी नोट्स बना लें एक बार, उसके बाहर नहीं आएंगे। जो अंडरलाइन करवाया जाता है उसके बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं, पूरे क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग भी इसका फ़ायदा ले पाएँ और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।